जी। नमस्ते गाइस, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ द सिटी टॉक। सो आज हमारे साथ हैं मिस अनुभा मिश्रा। शी इज पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश एंड आल्सो अ राइटर, एमिनेंट राइटर इन द फेमिनिज्म ऑफ इंडिया, आई थिंक। अनुभा जी, 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 फेमिनिज़्म इन इंडिया। फेमिनिज्म इन इंडिया की एमिनेंट राइटर भी हैं और करंट अफेयर्स के मुद्दों पर बहुत बारीक नजर रखती हैं। तो आज जो इशू है, एक करंट में मुद्दा चल रहा है, जो रिवर का इंटरलिंकिंग है, जो नदियों को जोड़ा जा रहा है, उस पे क्यों जोड़ा जा रहा है, क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, क्या पॉजिटिव हैं, क्या नेगेटिव हैं, इन सभी मुद्दों को जानेंगे हम आज के एक्सपर्ट मिस अनुभा मिश्रा से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम। धन्यवाद पवन जी। हाँ, शुरुआत करने से पहले ये जानना चाहेंगे कि रिवर इंटरलिंकिंग होता क्या है? व्हाट इज रिवर जी, इंटरलिंकिंग बेसिकली मीन्स? जी। तो देखिए रिवर इंटरलिंकिंग जो कि एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और ये रिवर इंटरलिंकिंग बेसिकली इज़ कनेक्टिंग 2 और मोर रिवर्स थ्रू अ सिस्टम ऑफ नेटवर्क। इट कैन बी थ्रू कैनाल्स, बैराजेस और डैम्स और इसका जो पर्पज़ है इस पूरे प्रोसेस के पीछे इंटरलिंकिंग के पीछे वो ये है कि जो वाटर डेफिसिट एरियाज़ हैं उन एरियाज़ में वाटर सरप्लस एरियाज़ से पानी लेकर वहाँ पहुँचाना है, ताकि वहाँ पे इरिगेशन, लाइवलीहुड उसकी जो एक समस्या है हमारे देश में, उसको बेहतर तरीके से एड्रेस किया जा सके। तो इस पूरे प्रोसेस के पीछे ये एक कांसेप्ट है। जी जी जी, तो इनके पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, वो हम जानेंगे। लेकिन अभी जो केन बेतवा को जो है बहुत न्यूज में चल रहा है, बहुत इशू चल रहा है केन जी। बेतवा का। जी, जी, तो जी। ये जानना चाहेंगे कि क्या केन बेतवा एक पहला ऐसा अपने आप में प्रोजेक्ट है, या फिर जो है इससे पहले और भी प्रोजेक्ट ऐसे आ चुके हैं जो ऐसा ही कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे कि नदियों को जोड़ा जाए जी। और सरप्लस एरिया से पानी को ट्रांसफर करके जो है डेफिसिट एरिया में पहुंचाया जाए। जी। तो देखिए केन-बेतवा जो है वो पहला अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इससे पहले भी पूर्व में कई प्रोजेक्ट्स हैं जो रिवर इंटरलिंकिंग के ऊपर बेस्ड थे। जैसे कि मैं बताना चाहूँगी 1895 में एक पेरियार प्रोजेक्ट था, जो कि पेरियार बेसिन टू वागाई बेसिन जो है उसको कनेक्ट करके बनाया गया था 1895 के दौर में। फिर उसके बाद आई थिंक इन 1970s के दौर में रावी, ब्यास और सतलुज जो नदियाँ हैं तीनों ही, इनको कनेक्ट करके एक बेसिन बनाया गया था, जो कि राजस्थान और उससे आस-पास जो जुड़े क्षेत्र हैं, वहाँ पे पानी पहुँचाने का जिसके लिए काम किया गया था। तो 70 के दशक में ही एक अगर मैं उनका नाम सही गेस कर पा रही हूँ इस वक़्त, तो उनका नाम डॉक्टर के.एल. राव था और वो यूनियन इरिगेशन मिनिस्टर थे उस दौर में। तो उन्होंने ये सुझाव दिया था कि जो वाटर सरप्लस एरिया हैं, वहाँ से पानी वाटर डेफिसिट एरियाज़ में पहुँचाया जाए, तो उन्होंने भी एक नेशनल वाटर ग्रिड बनाने की बात की गई थी। और पर ये प्रोजेक्ट किसी तरीके से उस समय अप्रूव नहीं किया जा सका और इसको वहाँ पे ही उन्हें रद्द करना पड़ा। पर उसके बाद 2005 में अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं, उनकी सरकार जब थी अ, तो उस दौरान जी, भी ये 2005 नेशनल में नहीं, 2005 में शायद अटल बिहारी नहीं, नहीं। नहीं, 2005 में ये प्रोजेक्ट लाया गया था। ओके, ठीक उनकी ठीक। सरकार उन ये प्रोजेक्ट लाया गया था, उस समय उनकी सरकार थी। ये मेरा कहने का नहीं तात्पर्य नहीं, था। 2004 में एक्चुअली उनकी आ गई थी, कांग्रेस सरकार आ गई थी, बट वो अप्रूव किया गया होगा। ठीक है, उसमें अप्रूव किया गया होगा अटल बिहारी वाजपेयी की जी। सरकार में। शायद जी, इसको जी, ना जी। नेशनल कुछ नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट भी डिक्लेयर किया गया था बीच में। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं बताना चाहूँगी कि नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान उस दौरान बनाया गया था, जो कि जिसके तहत ये सोचा गया था कि जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं और जो हिमालयन रिवर्स हैं, उनको कनेक्ट करते हुए बेसिन बनाया जाएगा। आपस में लिंक करते हुए। तो ये उस प्लान का पूरा प्रोसीजर था और उसके बाद ही इसको रिवाइव किया है हाल ही में जैसे कि हमने देखा केन-बेतवा के दौरान। जी जी। जी, तो एक इशू इसमें भी ये भी आता है कि जैसे हम चाइना से compete करने की बात करते हैं, तो चाइना के अगर हम डैम्स देखें, करीब जी। 20 से 22 हजार डैम्स हैं उनके पास, उनके देश में जी, अपने। जी। लेकिन भारत के पास जो है वो कुछ 5 साढ़े 5 हजार के आसपास ही डैम्स हैं। तो बिल्कुल। ये कितने डैम्स और पॉसिबिलिटी है कि ऐड कर पाएगा ये इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो है? जी। तो देखिए मैं बताना चाहूँगी कि हमारा जो सरकार का एक इनिशिएटिव है हमारी सरकार का, उनका एक एम्बिशियस प्लान ये है कि 3000 के करीब और ज़्यादा जो डैम्स हैं, वो बनाए जाएँ और इसके साथ ही जो हाइड्रो पावर देश को बनाने की एक मुहिम
जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री और हमारे जो एनर्जी मंत्रालय है उन्होंने एक रखी हुई है। तो उसके इसके थ्रू वो भी एक प्लान जो है सोचा गया है। जी। जी, जी, जी। तो 5,000 हैं अभी और 3,000 और, तो ये तो बहुत लंबा छलांग होगा, ज़ाहिर-सी बात है। ठीक है, तो बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। तो तो एक इसके मैप, मैं एक हाँ, एक छोटा-सा डेटा सामने रखना चाहूँगी कि अभी करेंटली जो हमारा मेगावाट्स जो प्रोडक्शन है, वो आई थिंक 15,000 के करीब कुछ है या 35,000 के करीब है। आई एम नॉट एबल टू गेस इट राइट। और जो अगर ये जो डैम्स जो ये इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के बाद एक कोशिश है कि ये 42,300 मेगावाट्स के करीब इसका प्रोडक्शन लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जी, 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 जी। तो एक जी, मैप है हमारे पास जो है, जो आपने बताया कि हिमालयन रिवर्स और जो है, जो कंपोनेंट है इसमें पेनिनसुलर रिवर्स। 14 नदियों को लिंक करने की बात है और कुछ पेनिनसुलर में 16 का। तो एक मैप है जो कि मैं बिल्कुल। चाहूँगा कि स्क्रीन शेयर करके दिखाया जाए। तो जी, जी। 1 मिनट ज़रा बस रुकिएगा। तो ये एक मैप है जो कि हिमालयन कंपोनेंट को दिखा रहा है। जी। जी, अगर आप इसमें देख पा जैसे रहे कि हो आप तो। देख सकते हैं कि हाँ। जो घाघर नदी है हुँ, और यमुना नदी को ऑलरेडी लिंक किया जा चुका है हुँ, हुँ। और ये इसका जो इंटरलिंकिंग का प्रोसेस है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके साथ ही कोसी नदी जो है अ, उसको जोड़ा जाएगा और गंडक नदी जो है उसको जोड़ा जाएगा जी, गंगा जी, के बहुत साथ। से इसमें हैं, प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। जी, जी। तो और जो ये एक बहुत अच्छी पेनिनसुलर जी, है, उसका भी एक है मैप जो था ये। जी। हाँ, ये पेनिनसुलर तो का मैं है जिसमें बताना 16 चाहूँगी हैं। कि हमारे जो लिसनर्स हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, वो वाटर डेफिसिट रहती हैं क्योंकि यहाँ पे ये पेरेनियल नहीं है। यहाँ पे इन नदियों में पानी तब होता है जब मॉनसून पीरियड रहता है, तो जिसकी वजह से ये हमेशा वाटर डेफिसिट रहती हैं। यहाँ पे पानी सिर्फ़ उन्हीं सीज़न्स में मिल पाता है, जिसकी वजह से इन एरियाज़ में ड्राउट की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। जी, 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 जी। और जो हिमालयन रिवर्स हैं, वो कंपैरेटिवली पेनिनसुलर के वो पेरेनियल हैं और यहाँ पे थ्रू आउट द सीज़न यहाँ पे पानी रहता है जी, और जी, जी। एक ये जी। भी है कि जो भारत में जो मानसून है ना, उसका एक रीजनल वेरिएशन भी है और एक टेम्पोरल वेरिएशन भी है। तो बिल्कुल, उसके बिल्कुल। बारे में अगर कुछ बताना चाहें आप? जी, तो देखिए बेसिकली जो हमारी जो ये इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का जो ये प्लान है, ये इसीलिए सोचा गया है कि हमारे देश में 85% से ज़्यादा बारिश जो है वो एक ही सीज़न में हो जाती है और उसी सीज़न में जब हम प्लानिंग करते हैं कि आगे क्या फसलें बोई जाएँगी या आगे क्या फसलों की रोपाई वगैरह होगी, तो उस समय वाटर डेफ़िसिट रहती हैं वो रीजन्स, उसी समय वो एक पीरियड होता है किसानों के लिए अपनी क्रॉप्स को उगाने का। और जिस तरह जब वो उन क्रॉप्स को उगाने का वो प्रोसेस शुरू करते हैं, तो अगर एकदम से आप एक्सपेक्ट करें कि बारिश हो जाए, तो वो पूरा ही उनकी फसल को खराब कर देता है एंड इट लीव्स देम द क्रॉप्स डाई एंड दे आर रॉटन। तो हमारे देश में जो रेनफॉल है वो ओरोग्राफिक होता है, जैसे कि हमारे सब व्यूअर्स जानते ही हैं और जिसकी वजह से जो अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल से ट्रॉपिकल डिप्रेशन आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स मैं बस इतना सा बताऊंगी कि अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल से ट्रॉपिकल डिप्रेशन जब क्रिएट होता है तो किस तरीके से एक पूरा वो साइकिल बनता है और फिर पहाड़ों से टकरा कर जब कूल विंड्स आती हैं और फिर उसके बाद वो बरसात होती है हमारे देश में। हुँ। तो जो लार्जर पार्ट्स ऑफ हमारे देश के कुछ हिस्से हैं जहाँ पे वो वाटर डेफिसिट रहते हैं और इन वाटर डेफिसिट एरियाज़ को ही पानी पहुँचाना है। ये जी, बेसिकली जी, जी। काम है और कुछ एरियाज़ हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे थ्रू आउट द सीज़न बहुत ज़्यादा बारिश होती है और यहाँ पे फ्लड्स की बहुत भयंकर समस्या है। तो इन एरियाज़ का पानी कैसे वाटर डेफिसिट एरियाज़ में पहुँचाया जा सके, यही एक पूरा इसके पीछे प्रोसेस है। जी, 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 जी। जी, जैसे आपने बताया कि फ्लड्स होते हैं, तो असम जैसे है, ब्रह्मपुत्र हर साल बाढ़ आती है, वहाँ पे कोसी नदी है, बिल्कुल, बिहार की हर साल बाढ़ आती है। जी, जी। बिल्कुल। तो ये है, लेकिन जो कुछ हमारे व्यूअर्स हैं वो कुछ यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो प्रोबेबल बेनिफिट्स हो सकते हैं
रिवर इंटरलिंकिंग जी के, अगर उनको पॉइंट वाइज अगर आप कुछ 6-7 पॉइंट्स में 7-8 पॉइंट्स में बता दें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। कुछ जनरल पॉइंट्स जो बिल्कुल। हैं, प्रोबेबल बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं रिवर इंटरलिंकिंग जी। के। तो देखिए, पहला सबसे पहली बात ये है कि हमारा जो देश में जो भी क्रॉप्स और जो फार्मिंग का एक बड़ा पूरा मैकेनिज्म है, वो नदियों पे और ख़ास तौर पे जो बरसात में जो नदियाँ बहती हैं, बरसाती पानी से, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो सबसे पहला तो बेनिफिट जो मैं बताना चाहूँगी वो यही है कि इरिगेशन के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ होगी ये। क्योंकि इसकी वजह से जो एरियाज़ वाटर डेफ़िसिट रहे हैं, वहाँ पे पानी पहुँचाया जा सकेगा और वो एरियाज़ फिर से फर्टाइल हो सकेंगे, तो वहाँ पे भी किसानों के लिए एक अच्छी ये पहल हो पाएगी। उसके बाद एक सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे समझ में आता है वो फ्लड एंड ड्राउट प्रिवेंशन है, कि हम लोग उन रीजन्स में जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड रहता है और एक तो वो ऑलरेडी फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं और ऊपर से जब बारिश हो जाती है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो वो नदियों का लेवल डेंजरस से भी ऊपर हो जाता है, डेंजर लेवल से भी ऊपर हो जाता है। तो उन नदियों का पानी हम कैसे वो ड्राउटफुल एरियाज़ जो हैं, वहाँ पे हम पहुँचा सकते हैं, ये एक इसके पीछे एक सोच है। उसके बाद ही मैं बताना चाहूँगी कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कोल और इन सब चीज़ों से हटकर नेचुरल वे ऑफ जो चीज़ें हैं उसके ऊपर आए। तो उसमें जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में ये एक बड़ा एक कदम हो सकता है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि नेविगेशन जो है उसके लिए नए रूट्स और नए वेज़ बनाए जाएँगे। जिसके लिए एक नेटवर्क ऑफ कैनाल्स तैयार किया जाएगा एंड इट विल बी अ गुड स्टेप कि कार्गो और जो भी नदी के थ्रू जो भी माल आ जा सकता है वो उसके लिए एक अच्छा स्टेप रहेगा। उसके बाद ही जैसे देखिए कि अगर एग्रीकल्चर में हो रहा है, ट्रांसपोर्ट में हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एरियाज़ में होगा जहाँ पे पानी की समस्या रहती है, पर वो इंडस्ट्रीज़ लार्जली पानी के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं। तो अगर उन एरियाज़ में पानी मिलेगा तो ये एक जीडीपी ग्रोथ को भी हमारी बढ़ाएगा। तो इसका जी, जी। इकोनॉमिक जीडीपी पर्सपेक्टिव ग्रोथ भी बहुत जीडीपी ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जबकि हमारा जो बिल्कुल, सरकार का टारगेट है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो एक एक मेजर बिल्कुल, बूस्ट दे बिल्कुल। सकता है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, जी। और उसके साथ ही नई-नई बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट होंगी जैसे कि जो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स जहाँ पे पानी की ज़रूरत है, जो लार्जली पानी के ऊपर डिपेंडेंट है। और फिर उसके बाद स्टोन क्रशिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं और फिर उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली उसकी मूवमेंट जो है, उसके लिए ये एक बहुत अच्छा स्टेप हो सकता है एंड इट विल ऑफ कोर्स अगर जब देखिए इकोनॉमी में सारे इंजन्स इतना रैपिडली मूव करेंगे so it will boost overall demand in the economy, thus giving you higher GDP. जी, 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 जी। तो ये सब तो हैं मुद्दे जो प्रोबेबल बेनिफिट्स हो सकते हैं, बट जी, इसके साथ ही जो है कुछ ऐसे कंसर्न्स भी हैं। जैसे एक स्टेटमेंट है हमारे पूर्व जो थे एनवायरनमेंट मिनिस्टर जयराम रमेश, उनका एक स्टेटमेंट मुझे पढ़ा था मैंने कहीं कि उन्होंने केन-बेतवा जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है उसको एक एनवायरमेंटल डिजास्टर कुछ बोला था। कि जी, जी, इट विल जी। प्रूव टू बी एनवायरमेंटल डिजास्टर। तो ऐसे से हुँ, क्या क्या मुद्दे थे, एनवायरमेंटल कंसर्न्स और कुछ सोशल कंसर्न्स भी होते हैं। जैसे कुछ कई डैम भी बनाया जाता है तो वहां से लोगों को रिहेबिलिटेट करना, वो भी एक सोशल इश्यूज में आता है। तो ऐसे बिल्कुल। कौन कौन से इश्यूज हैं जो कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट, मतलब समझ रहे, जी, डिसएडवांटेजेस के तौर पे देखा जा सकता है एनवायरमेंटल बिल्कुल, सोशल कंसर्न्स को वो। बिल्कुल। So there's no doubt when we are talking about advantages कि किसी चीज़ के disadvantages नहीं होंगे. I think that will be a little idealistic to say कि अगर कोई चीज़ सिर्फ advantages दे रही है and it has no disadvantages, तो इसके भी कुछ disadvantages हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एनवायरमेंटल कंसर्न्स की बात करूं तो आपने पढ़ा होगा कि केन बेतवा के दौरान ही जब उसकी इंटरलिंकिंग की बात हो रही है तो पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में है क्योंकि ऐसा अनुमान है कि पन्ना टाइगर रिजर्व का बहुत हद तक एक हिस्सा जो है वो पानी में डूब जाएगा और जो उसके साथ जो नदियां अपने साथ जो भी सिल्ट और जो भी मटेरियल लाती हैं जो फर्टाइल बनाता है लैंड को उसकी वजह से जो टाइगर रिजर्व है वहां पे बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा वो फॉरेस्ट लैंड पूरा डूब जाएगा दस जो वहाँ के फ्लोरा और फौना है उनको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगा
तो इसके साथ ही जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं, वी कैन नॉट स्ट्रेट अवे इग्नोर कि वहाँ एनवायरमेंटल कंसर्न्स नहीं है। इसके साथ ही जो वाटर सरप्लस एरिया जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं, इट इज नॉट लाइक कि वो हमेशा सरप्लस में रहेंगे। सो व्हाट व्हेन दे रन टुवर्ड्स डेफिसिट, तो उसको उस कंसर्न को कैसे मिटिगेट किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आई थिंक इस पूरे प्रोसेस के दौरान सबको फेस करना पड़ेगा। और उसके बाद देखिए सबसे बड़ा इशू आता है रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन का। तो जैसे कि तहरी डैम जो कि भागीरथी और अलकनंदा नदी के ऊपर बनाया गया है, उसका रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन के लिए आज भी लोग जो वहाँ के ट्राइबल पॉपुलेशंस हैं, फ्लोरा फौना पूरा डिस्टर्ब है। एंड उसका आज तक लोग इम्पैक्ट देख रहे हैं। और हाल ही में जो सरदार सरोवर डैम जो बना है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा एक पुअर ट्रैक रिकॉर्ड रहा है रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन के लिए। तो दस वी कैन नॉट से कि वो कंसर्न्स नहीं है, बट there are steps through which we can mitigate these challenges. Yes. हाँ, वो चैलेंजेस को दिखेंगे, लेकिन अभी जो है, क्योंकि टॉपिक हमारा वही है कि इंटरलिंकिंग, लेकिन जो मेजर हाईलाइट है उसका इंटरलिंकिंग का निकल के आया है वो केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। जी तो जी मैं एक मैप शो करना चाहूंगा केन बेतवा का। अम, हाँ जी, ये है एक मैप केन बेतवा का। तो इसके बारे में बताइए जरा, केन बेतवा का पूरा जी। डिटेल। तो देखिए केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत उसका फर्स्ट प्रोजेक्ट है। और इस पूरे इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के पीछे आइडिया ये है कि जो केन रिवर का पानी है वो बेतवा रिवर में ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि दोनों ही यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। एंड इट विल बी अ 221 किलोमीटर लॉन्ग कनाल। और यहाँ पे 2 किलोमीटर की एक टनल भी बन गई है। और इसके साथ ही मैं कुछ आंकड़े रखना चाहूंगी जो कि जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा दिए गए थे, कि इससे एक्सपेक्टेड है, एस्टिमेट लगाया गया है कि 10.62 लाख हेक्टेयर्स लैंड इरिगेशन, वहां पे इरिगेशन हो पाएगी और वो फर्टाइल फिर से हो सकेगी। उसके साथ ही जैसे कि आप जानते हैं सरकार जो है जल जीवन मिशन के तहत सबको पीने का पानी उपलब्ध कराना चाहती है उन रीजन्स में। तो 62 लाख पीपल विल गेट क्लियर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। और इसके साथ ही 103 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेशन होगा और 27 मेगावाट सोलर पावर जनरेशन होगा। जी। और जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान है वो एस्टिमेटेड है कि 44,605 करोड़ रहेगा 2020 और 21 के प्राइस लेवल्स के हिसाब से। और 44,000 इस करोड़, ओ माय गॉड, जी इट्स अ 44,000। ह्यूज एम्बिशियस प्रोजेक्ट। सो बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। दैट इज व्हाई आई थिंक government wants to make sure that everything happens at the right time and in the right order। बिकॉज अगर देखिए इतना एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और उसके साथ ही इसके कंसर्न्स बहुत ज्यादा हैं इसके स्टार्ट होने से पहले भी। एंड इट इज नॉट कि ये सब चीजें सिर्फ 1 या 2 साल के तहत कंप्लीट हो जाती हैं। इट इज गोइंग टू टेक 8 long years टू कम इनटू फुल रन। और इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूरे 8 साल लगेंगे। जी। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो ये केन बेतवा है उसका इंटरलिंकिंग कैसे होगा। तो इसके साथ ही जो क्योंकि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो कुछ अथॉरिटीज भी बनाई गई हैं स्टेट लेवल पे। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी जो है वो इस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन को देखेगी। और सेंटर के लेवल पर नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी, बिकॉज इसके जैसे और नदियां हैं जो कि जोड़ी जाएंगी। ये सिर्फ एक पहला प्रोजेक्ट है। और जो नीरा है जिसको कि नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी है, ये इट इज गोइंग टू बी एन इंडिपेंडेंट ऑटोनमस बॉडी जिसका कि काम होगा सारी ये रिवर्स की प्लानिंग, इन्वेस्टिगेशन, फाइनेंसिंग, इम्प्लीमेंटेशन का काम ये पूरे प्रोजेक्ट के दौरान, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोजेक्ट के दौरान। जी। हेलो। तो बेसिकली ये है कि स्पेशल पर्पस व्हीकल एक का निर्माण किया जाएगा केन बेतवा की लिंकिंग के जी लिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल पॉइंट्स बिल्कुल। टेकन, पॉइंट्स टेकन। लेकिन ये एक बात ये है कि
हम जब बात करते हैं केन बेतवा की, तो इसका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन कैसे हुआ होगा? मतलब कब कॉन्सेप्चुअलाइज़ किया गया? कब इसका जी। जो है डिटेल किया गया? इस पर जो है जानना चाहेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है पवन जी आपका। तो मैं बताना चाहूँगी कि ये जो केन-बेतवा प्रोजेक्ट है, ये साइन किया गया था 22 मार्च 2021 में ही जल शक्ति मंत्रालय और गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश के बीच में। और जो प्रोजेक्ट की कंसेप्चुअलाइज़ेशन की जहाँ तक बात है, तो इसका मेजर एक जो आइडिया था, वो 2005 के आसपास एक ट्राइपार्टाइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था सेंटर और जैसे कि मैंने बताया दो स्टेट्स के बीच में। और प्राइम मिनिस्टर ने, क्योंकि बुंदेलखंड हमारे रीजन का, हमारे दो स्टेट्स के बीच में पड़ता है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में, तो वो बुंदेलखंड जो है वो बहुत ड्राउट प्रोन एरिया है और यहाँ पे बहुत भयंकर सूखा पड़ता है। तो इसको रिलीफ पैकेज देने के लिए एक ये प्रोजेक्ट का कंसेप्चुअलाइजेशन उस समय हो गया था। और मैं बताना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश और जो सेंट्रल वाटर कमीशन है, वो 2018 के दौरान 2018 अक्टूबर में इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पे साइन किया था कि इस प्रोजेक्ट का फाइनली इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। जी। जी, तो कौन-कौन से जो एरिया हैं, कौन-कौन से रीजन जो है वो स्पेसिफिकली टू बी स्पेसिफिकली सेइंग केन-बेतवा रिवर लिंकिंग से कौन-कौन से रीजन्स को ज़्यादा बेनिफिट होगा? जी। तो जैसे मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में ये करीब 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंक्लूडिंग बुंदेलखंड। और इसके साथ ही कुछ वाटर स्टार्व्ड एरियाज हैं जैसे कि पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दामोह, दातिया, विदिशा और मध्य प्रदेश के कुछ और जिले हैं और उत्तर प्रदेश में बांदा, झांसी, ललितपुर और महोबा एक जिला है वहाँ का। इनको पानी पहुँचाने का काम इसके दौरान किया जाएगा, इस प्रोजेक्ट के दौरान। जी, जी। बट अभी एक ज़िक्र किया था आपने कि पन्ना टाइगर रिज़र्व जो है उसको नुकसान पहुँच सकता है। बिल्कुल। तो जो कि जैसे टाइगर को बचाने की बात आती है, तो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन भी है इसको लेके टीएक्स-2 करके पीटर्सबर्ग समिट हुआ था। और इंडिया में अगर हम देखें तो वर्ल्ड के अराउंड 70% टाइगर भारत में ही पाए जाते हैं। तो इंडिया एक पायनियर रहा है मतलब टाइगर्स को बचाने में। बट केन-बेतवा 100% जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है। जैसे मध्य प्रदेश में हाईएस्ट पॉपुलेशन है टाइगर्स की हम देखें तो सेकंड नंबर पे कर्नाटक आता है, बट मध्य प्रदेश हाईएस्ट है। तो हुँ। उसमें पन्ना जो है वो एक की रोल प्ले करता है हुँ, हुँ। टाइगर रिजर्व के मामले में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट इफ वी कैन से टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। सो अगर इसको नुकसान पहुंचता है, मतलब किस तरह का नुकसान इसको पहुंच सकता है जी। इस केन बेतवा इंटरलिंकिंग से, और जी, क्या इसके वे फॉरवर्ड हो सकते हैं, वो बताएंगे। जी, जी। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको एक बार वो मैप दिखा दें ताकि उनको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि जो पन्ना टाइगर रिज़र्व है वो क्यों कहा जा रहा है कि उसके डूबने की आशंका है। तो जैसे कि मैं बताना चाहूँगी कि जो जल शक्ति मिनिस्ट्री के आंकड़े हैं, उसके हिसाब से 77 मीटर्स हाई ये एक जो मतलब केन रिवर जो है 77 मीटर्स हाई उससे है अ के पन्ना टाइगर रिज़र्व से और जो रिज़र्वॉयर है वहाँ पे अनुमानित है कि वो 9000 हेक्टेयर एरिया के ऊपर बनेगा और जो पन्ना टाइगर रिज़र्व का एरिया है वो 5803 हेक्टेयर्स का ये इतना एरिया डूबने के चांसेस हैं जो कि अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो 7.6% एरिया पूरा पन्ना टाइगर रिज़र्व का सबमर्ज होने की आशंका बताई गई है। तो देखिए इसमें जो इसको मिटिगेट करने के लिए गवर्नमेंट के पास एक उनकी प्लानिंग जो है वो ये है कि लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान उन्होंने तैयार किया है जिसके तहत वो मिटिगेशन स्ट्रेटजी उन्होंने बताई गई है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और देहरादून ने मिलकर ये प्लान बनाया है। तो इसमें क्या बताया गया है कि 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नौरा देही,
रानी दुर्गावती जो कि मध्य प्रदेश में ही है, और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसको इंटीग्रेट करके पन्ना टाइगर रिजर्व के साथ एक संगठित टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा, जिसकी कि प्रॉपर कंजर्वेशन का ध्यान रखा जाएगा। और इसकी इसी के थ्रू जो एरिया जो सबमर्ज होने की एक आशंका जताई गई है, उसको वो मिटिगेट करने का सोच रहे हैं। जी। जी, जैसा इसमें मैप में देख सकते हैं कि ये बेतवा रिवर है और ये केन रिवर है, एंड यहाँ पे जो है पन्ना टाइगर रिजर्व है, और ये केन बेतवा का लिंक है, ये रेड वाला। जी, ठीक है। जी। तो इसी के साथ जो है, अगर ये सारे पॉइंट्स तो हुए कि प्रोबेबल बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, प्रोबेबल डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, ये सब ठीक है। बट इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, जैसे लोगों को वहां से डिस्प्लेस किया जाए अगर, ठीक है, डिस्प्लेस बिल्कुल। किया जाए, और जैसा इसका वे फॉरवर्ड तो बता दिया आपने कि एनवायरमेंटल कंसर्न को कैसे मिटिगेट करना है वहाँ का। हम्म। लेकिन जो लोगों का रिसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन है, बिल्कुल। इसके रिगार्डिंग जो है क्या स्टेप लिए हैं गवर्नमेंट ने, क्योंकि हम जी। जैसे अभी आप ही ने बताया कि प्रीवियस एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे टेहरी डैम का ही एग्जांपल है, वहां से डिस्प्लेस लोगों को अभी तक जो है सेटल नहीं हो पाए हैं। तो ट्रैक बिल्कुल, रिकॉर्ड जो बिल्कुल। है काफी पुअर रहा है इस चीज में, बिल्कुल। गवर्नमेंट्स करंट हो या प्रीवियस गवर्नमेंट्स का। तो इसके हुँ। रिगार्डिंग जो है क्या स्टेप लिए गए हैं सरकार के द्वारा, और कैसे जो है जी। भरोसा दिलाया जा सकता है लोगों को कि दे विल बी रिस्पेक्टिवली रीसेटल्ड एंड रिहेबिलिटेटेड। हुँ। तो बहुत अच्छा सवाल है, एंड इट इज़ अ क्वेश्चन इन राइट डायरेक्शन पवन जी। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। तो मैं बताना चाहूँगी कि देखिए सरकार जो है ये कुछ हद तक बेहतरी के लिए ही ये प्रोजेक्ट है, पर बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट की वजह से जिनकी लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। वी कैन नॉट आर्ग्यू दिस डिबेट एनी फर्दर। और मुझे लगता है कि सरकार का जो एक पहल है वो ये है कि राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन और रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट 2013 में ये सारे प्रोविजंस हैं जिससे कि उनको ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद जैसे क्योंकि ये 2013 के दौरान ही आया है, और उससे पहले के जो इंटरलिंकिंग और इस तरीके से कनाल और जहाँ पे रीसेटलमेंट वगैरह हुई हैं जिन एरियाज में, वहाँ पे जो लाइवलीहुड को नुकसान पहुंचा है या फ्लोरा एंड फौना को पहुंचा गया, वो आज तक उसको उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें इस चीज का तो ध्यान रखा गया है कि लोगों को कम से कम नुकसान हो, और इसके साथ ही केन बेतवा रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन पे करीब अनुमानित है कि 1258 करोड़ खर्चे जाएंगे, जो कि 1913 अफेक्टेड फैमिलीज को दिए जाएंगे जो वहां से रीसेटल होंगी और जिनको कि डिस्प्लेस होना पड़ेगा। और उसके बाद ही मैं बताना चाहूंगी कि जो केन बेतवा के बनने से ही 5000 के करीब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो जो लाइवलीहुड की एक समस्या है उसको मिटिगेट करने के लिए ये बहुत ही अच्छा स्टेप होगा। जी। तो बेसिकली कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो जो है अगर देखें तो इसका जो है ज्यादा है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी जी। तो और ये जो अनुमानित है, एक सर्वे हुआ था और एक डेटा मैं आपके सामने रखना चाहूंगी कि अगर सारी चीजें सही रहती हैं तो ईच फैमिली जो है उनको कंपेंसेशन और जो अल्टरनेटिव साइट्स और जो जो भी ट्रेनिंग वगैरह गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी, it is expected that it will help them in creating various employment opportunities. okay, so जी। we have almost covered everything about the river interlinking project. So would you like to give some concluding remarks to end the show specifically? जी, अंत में देखिए पवन जी मैं इतना ही बताना चाहूंगी कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स जो है इट इज नीड ऑफ द आवर एज वी कैन सी, क्योंकि बाय 2050 इट इज एक्सपेक्टेड दैट देयर विल बी 600 मिलियन मोर इंडियंस जो कि जिनको कि who will demand their own share of food and water, और जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है इट इज गोइंग टू फॉल टू डेंजरस लेवल्स from present level, or it is expected that 220 million Indians
जो हैं वो उन्हीं को 1000 क्यूबिक मीटर से भी कम पानी अवेलेबल है। सो यू कैन सी कि कितना सीवियर स्ट्रेस है हमारी नीड्स के ऊपर। सो आई थिंक जो आईएलआर जो है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर जो प्रॉमिस करता है वो यही है कि आंध्र प्रदेश के डबल साइज का, दोगुने साइज का एक एरिया इरिगेट करने की एक कैपेसिटी जनरेट करेगा और इसी के थ्रू फ्लड्स एंड ड्राउट्स जो हैं, जो ऐसी समस्याएं हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट से लेके आपकी फूड सिक्योरिटी से लेके हर चीज से जुड़ी हुई हैं, इसको हेल्प करेंगी एंड इट इज स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। जी। Okay, so what is coming out of the discussion is, although it has some major problems, major drawbacks which needs to be resolved, but overall this project will be a benefit for not only the present generation but for the upcoming generation to meet the That's demand true. of the drinking water or the usable water, not only for the personal use but for the irrigation as well. And it will also help in generating the electricity, which is the need of the hour, as we have seen that in recent conference of parties, our Indian Prime Minister has promised to make India a carbon neutral country by 2070. So it will be a major pushback in that direction to generate more and more renewable energy sources. So thank you for joining us. हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत Thank you शुक्रिया, so much. and thank you for giving us Thank you. your precious time. So hope this discussion is fruitful, and if you want more discussion, please like the video, share it with your friends, and join our Telegram channel for the PDF of this complete discussion. Thank you.